जानते हैं। 1857 का भारतीय विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था, जिसमें ब्रिटिश राज की ओर एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया। यानी कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था, और ये एक बहुत बड़ा विद्रोह था, मगर ये असफल विद्रोह भी है, क्योंकि ये विद्रोह जो है असफल हो गया था, जिसमें ब्रिटिश राज की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया। तो उस टाइम पर क्या है, जो 1857 के रिवॉल्ट में जो भारतीय विद्रोही थे उन्होंने काफ़ी जो है संघर्ष किया, परंतु क्या है, कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की जो कंपनी की सरकार थी, या फिर कहें कि उनकी जो सत्ता थी वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी, जिस कारणवश क्या है वो इस विद्रोह में जीत गए। ठीक है, अब जानते हैं विद्रोह क्या था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। यानी कि जो यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो संगठन करके क्या है, मतलब मिलजुल कर जो पहली बार क्या है ये लड़ाई लड़ी गई थी। फिर सेकंड पॉइंट है, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके खिलाफ ये सब विद्रोह शुरू करने के लिए क्या है सिपाहियों द्वारा स्टार्ट किया गया था, लेकिन क्या है ये जनता की भागीदारी भी इसने हासिल कर ली। धीरे धीरे क्या है इसमें जनता भी शामिल होने शुरू हो गई थी। थर्ड पॉइंट है, विद्रोह को कई नामों से जाना जाता है। सिपाही विद्रोह, ठीक है, सिपाही विद्रोह जो है ब्रिटिश इतिहासकार द्वारा कहा गया है। भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह, ये सारा क्या है भारतीय इतिहासकारों द्वारा कहा गया है। फिर है 1857 का विद्रोह, भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध, ये विनायक दामोदर सावरकर द्वारा कहा गया है। तो ये तो हमने जाना कि विद्रोह क्या था और विद्रोह को किस नामों से जाना जाता है। ठीक है, अब जानते हैं विद्रोह के कारण। तो विद्रोह क्यों हुआ था, क्या कारण थे, उसके बारे में जानते हैं। प्रमुख राजनीतिक कारण अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति और व्यापकता का सिद्धांत था। यानी कि अपने आप को फैलाना उनका सबसे बड़ा मोटिव था। इसमें दूसरा पॉइंट है, बड़ी संख्या में भारतीय शासकों और प्रमुखों को हटा दिया गया, जिससे अन्य सत्तारूढ़ परिवारों के मन में भय पैदा हो गया। यानी कि जो भारतीय शासक है उन्हें भी क्या है धीरे धीरे करके हटाया जा रहा था। जो जो सत्तारूढ़ थे यानी कि जो शासक थे वो भी कहीं ना कहीं डर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं थी। यानी कि डलहौजी की नीतियाँ थी, जिसके अनुसार क्या है उन्होंने कहा था कि जो भी दत्तक पुत्र होगा उनको क्या है वो सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, भले ही उन्हें पेंशन मिलेगी मगर वो क्या है सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। तो वैसे ही क्या है रानी लक्ष्मीबाई की बेटी के साथ भी ऐसा ही था। ठीक है, फिर आता है डलहौजी ने अपने व्यापकगत के सिद्धांत का पालन करते हुए सतारा, नागपुर और झांसी जैसी कई रियासतों पर अपने अधिकार कर लिया। यानी कि डलहौजी ने क्या है, डलहौजी ने ये जो सिद्धांत था ना उनका अपने आप को फैलाना, उसमें क्या है सतारा, नागपुर और झांसी कई सारी रियायतों को क्या है अपने अधिकार में कर लिया। जैतपुर, संबलपुर और उदयपुर भी हड़प में ले लिए गए। ठीक है, इन्हें भी क्या है अपने अधिकार में इन्होंने ले लिया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया, जिससे अभिजात वर्ग के हजारों लोग, अधिकारी, अनुचर व सैनिक बेरोजगार हो गए। इस कार्रवाई ने एक वफादार राज्य अवध को असंतोष और षड्यंत्र के अड्डे के रूप में परिवर्तित कर दिया। यानी कि क्या हुआ, जो डलहौजी था उसने क्या है धीरे धीरे क्या है हर जगह को अपने अंडर में करने लगा, जिससे क्या है जो अवध था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं असंतोष होने लगा। यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें लगने लगा कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है, तो इस वजह से क्या है यहाँ पर षड्यंत्र रचने लग गई। ठीक है, क्योंकि यहीं से क्या है विद्रोह की शुरुआत होती है। अब आता है व्यापक का सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या है वर्ष 1840 के दशक के अंत में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पहली बार व्यापक का सिद्धांत नामक उल्लेखनीय ब्रिटिश तकनीक का सामना किया गया। यानी कि क्या है 1840 के दशक में क्या है डलहौजी है उन्होंने पहली बार इस सिद्धांत को जो है उल्लेख यानी कि पूर्ण रूप से क्या है सामना उन्होंने देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या है अंग्रेजों द्वारा क्या है किसी भी शासक को निसंतान होने पर उसे अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं है। अतः शासक की मृत्यु होने के बाद यह सत्ता का त्याग करने पर उसके शासन पर कब्जा कर लिया जाता है। यानी कि उनका मानना था अंग्रेजों का कि जब किसी का बच्चा ही नहीं होगा तो उस पर क्या है गोद लेने का अधिकार नहीं है। अगर वो गोद ले भी लेता है
तो क्या है उसका पुत्र जो है शासक नहीं बनेगा। जो शासक है उसकी मृत्यु होने के बाद क्या है उस सत्ता को त्याग देगा और क्या है ये शासन जो है किसके कब्जे में आ जाएगा, अंग्रेजों के। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इन समस्याओं में ब्राह्मणों के बढ़ते असंतोष को भी शामिल किया गया है, जिनमें से कई लोग राजस्व प्राप्ति के अधिकार में दूर हो गए थे या अपने लाभप्रद पदों में खो चुके थे। यानी कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारी समस्या हमें देखने को मिल रही थी। जो ब्राह्मण थे वो भी क्या है असंतोष से, खुश नहीं थे इस बात पर कि किस तरह से हमारे राजाओं को गिरा रहे हैं, क्योंकि उनको तो भाई यहाँ से कई सारे राजस्व मिलते थे, ठीक है, तो जिस कारण वो खुश रहते थे। मगर क्या है अब कहीं मिल ही नहीं रहा, तो फिर क्या है इस वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। अब आता है सामाजिक और धार्मिक कारण। इसमें क्या है कंपनी शासक के विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ साथ अमानुषिक व्यवहार करना आरंभ कर दिया। यानी कि जो कंपनी थी उन्होंने क्या है जो भारतीय लोग थे उनके साथ जो है गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। भारत में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता के कारण भारत का एक बड़ा वर्ग चिंतित था, ठीक है। भारत में जो तेजी से फैल रही जो पश्चिमी सभ्यता थी उसके कारण क्या है एक बड़ा वर्ग चिंतित था, यानी कि एक बहुत बड़ा वर्ग था जो बहुत ज़्यादा परेशान था, ठीक है। अंग्रेजों के रहन सहन, अन्य व्यवहार एवं उद्योग आविष्कार का असर भारतीयों की सामाजिक मान्यताओं पर पड़ता जा रहा था। यानी कि क्या है जो अंग्रेजों द्वारा बाहर से लाया जा रहा था उससे कहीं ना कहीं क्या है भारतीय लोग थे उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था, ठीक है। फिर आता है 1850 में एक अधिनियम द्वारा वंशानुक्रम के हिंदू कानून को बदल दिया गया। यानी कि 1850 में क्या हुआ एक अधिनियम आया जिसमें क्या है वंशानुक्रम को क्या है बदल दिया गया, यानी कि हिंदू कानून को ही बदल दिया गया। ईसाई धर्म अपना लेने वाले भारतीयों को पदोन्नति कर दी जाती थी। यानी कि उनका मानना था कि भाई ईसाई धर्म अपना लो और भारतीय धर्म को छोड़ दो, ठीक है। इससे क्या है हम तुम्हें पदोन्नति देंगे, यानी कि हम तुम्हें लाभ देंगे सब चीज़ों से, ठीक है, अधिकार देंगे तुम्हें। भारतीय धर्म का अनुपालन करने वालों को सभी प्रकार से अपमानित किया जाता था। यानी कि जो भारतीय धर्म का पालन करते थे, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जो ईसाई धर्म को अपना लिया था, परंतु कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने क्या है भारतीय धर्म का पालन किया था। जिन्होंने क्या है पालन किया उन पर क्या है सब लोग अपमानित करते थे, ठीक है, अंग्रेज लोग, ठीक है। इससे लोगों को यह संदेह होने लगा कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की योजना बना रहे हैं। यानी कि जो भारतीय थे उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं जो है कि ईसाई हमें क्या है हमारे धर्म को परिवर्तित कर रहे हैं। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है सती प्रथा तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं को समाप्त करने और विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने वाले कानून को स्थापित सामाजिक संरचना के लिए खतरा माना गया। यानी कि अगर हम देखते हैं सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है, ये सब तो बहुत क्या है बहुत कुप्रथाएं चल रही थी जिसको समाप्त करना बहुत ज़रूरी था। तो उस टाइम पर कहीं ना कहीं समाज में जो चल रहा था ये जो है बहुत इन्होंने मतलब यहाँ पे एक अच्छा काम किया था, ठीक है। तो ये जो कानून थे इनको क्या है इन सबको ख़त्म कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा ग्रहण करने की पश्चिमी तरीके हिंदू के साथ साथ मुसलमानों की रूढ़िवादिता को सीधे चुनौती दे रहे थे। यानी कि क्या है यहाँ पर जो है मतलब जो अंग्रेज़ थे उनको माना था कि इनको शिक्षा देनी चाहिए ताकि ये हमें क्या है हमारे प्रशासन में मदद कर सके। मगर क्या है जो हिंदू थे और मुसलमान थे उनमें क्या है उनमें ये रूढ़िवादिता थी कि भाई हम क्यों इनकी शिक्षा लें, ठीक है। उन्हें लगता था कि हमें ये हम लोगों को क्या है अंग्रेज हमें ईसाई बना देंगे तो हम इनकी चीज़ों को क्यों अपनाएं, हम इनकी चीज़ों को नहीं अपनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत को भी संदेह की दृष्टि से देखा गया। यानी कि जब रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत हुई तब भी क्या है जो लोग थे, जो रूढ़िवादी लोग थे या फिर आज जो आम लोग थे उनको क्या है संदेह में था कि कहीं ना कोई तो वजह होगी इसके पीछे इन्होंने ये चीज़ लाए हैं तो, ठीक है। इसके बाद है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या आता है ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और जमींदार भूमि पर भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त और तरीकों से परेशान थे। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान थे और जमींदार थे, आप देखते होंगे कि स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, महलवाड़ी, इस तरह के क्या है इन पर टैक्स लगाए जाते थे, बंगाल में लगाए गए थे। तो क्या है इन सब से क्या है बहुत ज़्यादा जो किसान थे, ज़मींदार थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे,
ठीक है। अधिक संख्या में लोग महाजनों से लिए गए कर्ज को चुकाने के असमर्थ थे। यानी कि क्या है, इस वजह से मतलब उनको देने के चक्कर में, अंग्रेज़ों को देने के चक्कर में कहीं न कहीं वो क्या है, कर्ज में डूब जाते थे, जो छोटे किसान हुआ करते थे, ठीक है? जिसके कारण क्या है, उनकी पीढ़ियाँ पुरानी ज़मीनें हाथ से निकलती जा रही थी। ठीक है, कर्ज लेंगे तो कहीं न कहीं क्या है, कर्ज चुकाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, जिसके कारण क्या है, वो चुका नहीं पाते और फिर उनकी पीढ़ियों को क्या है, इसके झेलना पड़ता है, तो उन्हें अपनी ज़मीन क्या है, देनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, बड़ी संख्या में सिपाही खुद किसान वर्ग से थे। यानी कि अगर हम देखें तो सिपाही भी क्या है, आधे से ज़्यादा किसान वर्ग से ही उभर कर आए थे। वे अपने परिवार गांव को छोड़कर आए थे, इसीलिए किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। यानी कि कहीं ना कहीं क्या है, ये जो गुस्सा दिखाई दे रहा था हमें, कहीं ना कहीं सिपाहियों में भी फैल गया। मतलब ये गुस्सा किस में था, हम देखते हैं कि ये गुस्सा सबसे स्टार्टिंग में सिपाहियों पर था, ठीक है। किसानों पर तो था ही बहुत पहले से, मगर टूट पड़ के क्या है, सिपाहियों पर आया। जब किसानों पर तो ये चीज़ें हो ही रही थी, गुस्सा उनको आ ही रहा था, क्योंकि उन पर जिस तरह के टैक्स लगाए जा रहे थे वो परेशान थे। मगर क्या है, सिपाहियों ने इसको खड़े होकर इसका मुकाबला किया कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं किसान भी प्रोत्साहित हुए और उन्होंने सिपाहियों का साथ दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का प्रवेश भारत में हुआ, जिसने विशेष रूप से भारत में कपड़ा उद्योग को बर्बाद कर दिया। यानी कि क्या हुआ, हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई थी, तो इसमें क्या है, भारत से ही चीज़ों को ले जाया जा रहा था, कच्चे माल ले जाया जा रहा था और ब्रिटिश में निर्मित किया जा रहा था, ठीक है। और क्या है, महंगे दामों में बेचा जाता था। तो कहीं ना कहीं क्या है, भारत में जो कपड़ा उद्योग था वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो गया था। जो अपने हाथों से बनाते थे वो कहीं ना कहीं क्या है, ख़त्म होता जा रहा था। भारतीय हस्तकला उद्योगों को ब्रिटिश के सस्ते मशीन निर्मित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, ठीक है। हम देखते हैं कि क्या है, जो भारतीय हस्तकला थी, मतलब हाथों से जो बनाए जाते थे कपड़े, उनको क्या है, वो धीरे धीरे लुप्त होते से गए। और जो मशीन थी वो बहुत कम कीमतों पर निर्मित कर देती थी कपड़े, जिसके कारण क्या है, ये जो कंपटीशन जो है बढ़ता ही चला गया। आगे बढ़ते हैं, सैन्य कारण। 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। यानी कि हम देखते हैं कि 1857 का विद्रोह जो था वो सिपाही के रूप में हुआ था। इसके अंदर 2 पॉइंट आते हैं। भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच भारतीय सिपाहियों का प्रतिशत 87 था, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से निम्न श्रेणी का माना जाता था। मतलब ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया के लिए कुछ भी कर दे, मगर क्या है, वो भारतीय सिपाहियों को बहुत कम ही आंकते थे, उन्हें कोई सम्मान नहीं देते थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, एक भारतीय सिपाही को उसी रैंक के एक यूरोपीय सिपाही से कम वेतन का भुगतान किया जाता था। यानी कि क्या है, जो भारतीय सिपाही है, भले दोनों एक ही रैंक पर हो, पर क्या होता था, दोनों सिपाहियों की इनकम जो थी उनमें जो है डिफरेंस था, ठीक है। मतलब किसी को, जो भारतीय थे उन्हें बहुत कम मिलती थी, वहीं जो अंग्रेज सिपाही था उसे क्या है, ज़्यादा मिलती थी। तो कहीं ना कहीं भेदभाव यहाँ पे देखने को मिलता है, जो ब्रिटिशों द्वारा सिपाहियों के लिए किया गया। आगे है, उनसे अपने घरों से दूर क्षेत्रों में काम करने की अपेक्षा की जाती थी। यानी कि उनसे कहा जाता था, या फिर उनसे ये रखते थे उम्मीद कि भाई तुम्हें घर से दूर ही काम करना है, ठीक है। वर्ष 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नया कानून जारी किया, जिसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी भेजना पड़ेगा। यानी कि उनका मानना था कि जो भी क्या है, कंपनी के लिए काम करेगा उसे क्या है, समुद्र पार हम भेजेंगे, ठीक है। यानी कि भाई तुम हमारे लिए काम कर रहे हो, तो हम जो कहेंगे वो तुम्हें मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, ये कहा गया। फिर आगे आता है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इनका भी है, चार्ल्स जॉन कैनिंग 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान भारत का राजनेता और गवर्नर जनरल था, ठीक है। जो चार्ल्स जॉन कैनिंग था वो 1857 की जो भारतीय विद्रोह था उसके राजनेता थे और गवर्नर जनरल थे, ठीक है। वह वर्ष 1858 में भारत का पहला वायसराय बना, ठीक है। 1858 में क्या है, इंडिया के जो है पहले वायसराय बने ये लॉर्ड कैनिंग। उसके कार्यकाल में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं, ठीक है। इनके जो काल में था, कार्यकाल में इनमें कई सारी घटनाएं हुई हैं, जिसमें हमें बता रखा है। पहला पॉइंट है, 1857 के विद्रोह की सफलतापूर्वक दबाने के सक्षम था। यानी कि
इस टाइम पर क्या हुआ, 1857 को विद्रोह को दबाने के लिए क्या है, ये बहुत ज़्यादा सफलतापूर्वक जो उन्होंने नीति अपनाई वो बहुत ज़्यादा ठीक रही। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित करना, जिसमें भारत में प्रोटोफोलिया प्रणालियों की शुरुआत हुई। ठीक है, एक प्रणाली थी जिसकी शुरुआत हुई थी 1861 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है व्यापकता के सिद्धांत को वापस लेना, जो 1858 के विद्रोह के मुख्य कारणों में से एक था। यानी कि व्यापकता का सिद्धांत था, यानी कि बड़े पैमाने पर अपने आप को फैलाना। इसको क्या है 1858 में वापस ले लिया गया। ठीक है, इसके बाद है आपराधिक प्रक्रिया संहिता का परिचय, यानी कि कोई भी आपराधिक प्रक्रिया होती है उसके बारे में बताना। फिर रहते हैं भारतीय उच्च न्यायालय का अधिनियम का अधियमन। ठीक है, इसमें क्या है, यानी कि इसमें क्या है, उच्च न्यायालय ने क्या है कुछ अधिनियम पारित कर दिए थे। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता, यानी कि भारतीयों को मतलब दंड दिया जाए अगर कुछ, जैसे कि 1857 के विद्रोह के बाद कहा गया था ये 1858 का। ठीक है, फिर आता है तात्कालिक कारण, इसमें इसके अंतर आता है 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण सैनिक थे, यानी कि स्टार्टिंग कारण जो था या फिर अचानक से हुई जो प्रक्रिया थी वो क्या है सैनिकों द्वारा की गई थी। इसमें 3 कारण हैं, जिसमें क्या है, पहला है एक अफवाह यह फैल गई कि नई एनफील्ड राइफलों के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है, यानी कि जो राइफल्स थे उनको क्या है मुंह से हटाना था, तो उसमें क्या है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था, यानी कि मुंह से खोलना पड़ता है, तो ऑफकोर्सली इसमें क्या है कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों ने इनका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। ठीक है, अब इस पूरे इन तीनों पॉइंट्स में ये बता रखा था कि सबसे पहले तो उन्हें गाय और सूअर इन दोनों की चर्बी से लगे क्या है राइफल दिए गए थे, और इन राइफल को क्या है उन्हें मुंह से खोलना था। ठीक है, अगर वो मुंह से खोलते हिंदू और मुस्लिम तो ये उनके धर्म को भ्रष्ट करने वाला था, उनका मानना था कि ये क्या है हमारे धर्म को भ्रष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी क्या है विद्रोह हुआ था। दूसरा है लॉर्ड कैनिंग ने इस गलती के लिए संशोधन करने का प्रयास किया और विवादित कारतूस वापस ले गए। ठीक है, ये लॉर्ड कैनिंग ने क्या है इस गलती को फिर से परिवर्तन करने को कहा, इसमें सुधार करने को कहा और विवादित जो कारतूस है उसे वापस ले लिया गया। लेकिन इसकी वजह से कई जगहों पर अशांति फैल चुकी थी। ठीक है, यानी कि बहुत देर हो चुकी थी, अब क्या है लोगों में अशांति फैल चुकी थी। मार्च 1857 को नए राइफल के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई, यानी कि क्या है अब उन्हें एक बार तो संदेह हो गया कि भाई इन्होंने हमें ऐसी गंदी राइफल दी है जो हमारा धर्म भ्रष्ट कर देगी, तो कहीं ना कहीं दूसरी में भी ऐसा ही हो। ठीक है, तो इसमें क्या है तो 1857 में राइफल को प्रयोग करने के विरुद्ध जो है मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया। ठीक है, वो भी सेना में थे, तो उन्होंने क्या है उन्होंने जो है जो वरिष्ठ अधिकारी थे अंग्रेज़ थे उन पर क्या है हमला बोल दिया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दी गई। ठीक है, कब दी गई 8 अप्रैल 1857 को। इसमें क्या है फिर नेक्स्ट पॉइंट है 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने नई राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। ठीक है, जो 9 मई था, ठीक है 8 मई को क्या है मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और 9 मई को क्या है मेरठ में 85 जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने जो राइफल्स आई थी उनका प्रयोग करने से मना कर दिया और विरोध करने वाले सैनिकों को 10-10 वर्ष की सज़ा दी गई। ठीक है, जिसने भी मना कर दिया कि हम इसका यूज़ नहीं करेंगे उसको क्या है उसको ये बोला गया कि 10 साल तक आपको क्या है सज़ा दी जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो जो है बड़ी हो जाएगी। तो अगले में हम विद्रोह के केंद्र के बारे में जानेंगे और विद्रोह असफल क्यों हुआ, उसका निष्कर्ष क्या था, उसमें कौन कौन नेता थे, तो उसके बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप गाइज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।